जी, बस देरी के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। राजीव भाई, मैं बहुत से लोगों को तो पहली बार देख रहा हूँ और मेरी आवाज पहुंच रही है शायद आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। जी, ठीक है, बहुत और विशेष आभार मेरा राजीव जी को, जिन्होंने अपना समय दिया और इस मंच के साथ खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी। मैं तुरंत ज्यादा ना कहे अपनी रचना पे आता हूँ। एक छोटी सी रचना है और उस रचना को मैंने उस समय लिखा क्योंकि मेरा नाम दिया गया। आज विश्वास जी का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। चलिए Happy birthday, भारत विश्वास की बधाई विश्वास जी। हार्दिक शुभकामनाएं सब थैंक यू विश्वास जी। और अब मैं आशीष जी को यहाँ देख नहीं पा रही हूँ उधर। आशीष नहीं आए। लेट आएगा, नहीं है। शायद लेट तक आएगा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, तो अभी फिर अभिनंदन और स्वागत इस गोष्ठी की ममता का, जो ममता इस गोष्ठी में है हमारे साथ। तो ममता जी मिश्रा, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को नमस्कार करती हूँ। और स्वागत है। अब सब लोगों ने बहुत गहन विषयों पर अपनी कविताएं कह दी, तो मैं सोच रही हूँ एक थोड़े से हल्का कर दूं माहौल को। और मुझे पसंद है, मीन्स मुझे एक पुरानी चीजों से बहुत प्रेम है। जैसे कि आजकल बहुत आधुनिक समय है, तो लोग मोबाइल, व्हाट्सएप और ये सब करते हैं, और मुझे तकनीक से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टेक्निकल नहीं हूँ मैं, मुझे खत अभी भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने खतों के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, तो मैं पेश करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है खत लिखना। भूले भटके कभी अगर याद मेरी आ जाए तो खत लिखना। भूले भटके कभी अगर याद मेरी आ जाए तो खत लिखना। जब अपने ही जज्बात ना दिल में समा पाए तो खत लिखना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। एक शहर था यादों का मेरा, एक शहर था यादों का मेरी, उस शहर के गली मोहल्ले से। जब याद तुम्हारी टकराए और मन विचलित हो जाए तो खत लिखना। वाह। कुछ पल जो साथ बिताए थे वो आंगन वो गलियारे में, कुछ पल जो साथ बिताए थे वो आंगन वो गलियारे में, वो छत की ठंडी छांव में, वो पेड़ों के सहारे में। जब सब कुछ उन्स दे जाए तो खत लिखना। वाह, क्या बात। अच्छा। जब तुम रूठे तो ऐसे रूठे, जग हुआ जैसे पराया। गौरा इसी घूमू में लेकर हृदय में प्रेम तुम्हारा। यही जब तुमको भी बौराए तो खत लिखना। क्या बात। लिखना खत में कैसे काटे तुमने वो दिन और वो रातें। लिखना खत में कैसे काटे तुमने वो दिन और वो रातें। हमको छोड़ दिया जो तुमने प्रियतम, कैसे हो तुम जी पाते। अरे वाह। कुछ तो तुमको होगा भान, कुछ तो तुमको होगा भान, न रख सके तुम मेरा मान। जब ये अपमान कभी घिराए तो खत लिखना। उसके लिए लिखी थी, क्या बात। क्योंकि हम दोनों में लड़ाई हो गई थी, हम दोनों मित्र थे। और ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत। कविता खत भेज दो, ये तो बहुत लोगों के लिए मरहम का काम करेगी। और ममता, अब मैं एक व्यक्तिगत बात बता रही हूँ। यहाँ समूह गोष्ठी में हम सभी बैठे हुए हैं, सब छोटे बड़े भाई बहन जैसे हो। 23 साल तक मैं रही जो नलिनी की कविता में पीहर था, बाबुल भाई, और 27 साल मैं ससुराल में रही। और अब पहली बार 27 साल बाद अपनी वैवाहिक वर्षगांठ 16 फरवरी को मैं उनको छोड़कर यहाँ आई हूँ। तो ये कविता तो मुझे दे देना, मैं तो उसको खत रूप में भेज दूंगी। आप तो खत की किताब बनाएंगे। भाव रो नहीं पाई और न लिख पाई। मैं सच बता रही हूँ ममता, तुम ये कविता मेरे लिए तो नकल का काम कर रही है। और बिल्कुल वही भाव थे जब मैं लक्ष्मी नारायण जी को छोड़कर यहाँ आई हूँ। डिमांड अभी से शुरू हो गई। सर मैं बिल्कुल, मतलब कविता क्या है जब हम घुस जाएं उसमें। मैं बिल्कुल अंदर थी।
तो ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया कविता साझा की आपने। और ममता जी, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता अगर आपके सीधे शब्द दिल तक जाएं किसी के। तो धन्यवाद आप सबको। मैंने तो बहुत मेरी उम्र का अंदाजा भी लग गया होगा, अब मैंने पूरा साफ साफ बताया है वहाँ पर। तो ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी खूबसूरत सौंदर्य से भाव देखने की अंतिम पंक्तियां जब ममता जी ने पढ़ लिया, उनको कुछ याद आ गया। क्यों इंद्रेश जी? काहे हमको खींच रही है किसी के कविता के अंदर? इन्होंने आम के पेड़ के नीचे बैठ के खत लिखा होगा। अभी वो पेड़ फल देने वाला है। सारे पेड़ों के नीचे एक खत लिखे होंगे। बहुत सुंदर, सब अपने मन से जोड़ पाए ममता जी की कविता को। इसी श्रृंखला में हम आगे ममता, जो कविता की ममता थी, अब उसमें विश्वास दिखाते हुए हम इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ते हैं। जी विश्वास जी। जी 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 धन्यवाद। स्वागत है विश्वास जी। एक्चुअली मैंने दूसरी एक कविता लिखी थी इसके लिए, बट जब डेट ये डिसाइड हुई और जैसा शिखा ने बताया, चूंकि मेरी आज बर्थडे है, जन्मदिन है, मुझे लगा कि कुछ उसके हिसाब से लिखा जाए। तो बाद में समय मिला तो मैं जो अगली कविता थी वो सुनाऊंगा, बट आज के लिए मैंने कुछ लिखा है तो उसको सुनाने की। तो कविता दिल का मुसाफिर। कहाँ चले जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, नहीं है खबर। कहाँ चले जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, नहीं है खबर। क्या चाहते हैं पता नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा मगर। पोहा में जूझता बढ़ा जा रहा है, मंजिल की तलाश में दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। क्या बात, क्या बात। आज उम्र के इस पड़ाव पर सोचा कुछ रुक कर जरा सा हाँफ लें। आज उम्र के इस पड़ाव पर सोचा कुछ रुक कर जरा सा हाँफ लें, थोड़ा सा थम कर जिंदगी की रफ्तार को भांप लें। अरे वाह। वो गलियां, वो मोहल्ला, वो शहर, वो देश, सब पीछे छूट गया। क्या बात। मोहल्ला, वो शहर, वो देश, सब पीछे छूट गया। किश्ते और रिश्ते संभालते संभालते कभी लगता है कहीं कुछ टूट गया। कितने ही साथ चले थे मेरे और अब कितने हैं साथ, बहुतों ने छोड़ दिया और कुछ ने अभी भी थामा हुआ है हाथ। ऐसे भी थे जो सफर में मिले और फिर जुदा हो गए, कुछ ऐसे भी थे जो सफर में मिले और फिर जुदा हो गए, कुछ तो अब याद भी नहीं और कुछ खुद के खुदा हो गए। बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, पर कुछ ख्वाब भी टूटे हैं। यूं तो बहुत कुछ मिला है पर कुछ ख्वाब भी टूटे हैं। कभी हमने मनाया, कभी जिंदगी ने हमें, कुछ हैं जो आज तक रूठे हैं। इंतजार नहीं है, बस चलते चलते कभी यूं ही पलट कर देख लेते हैं। इंतजार नहीं है, बस चलते चलते कभी यूं ही पलट कर देख लेते हैं, क्योंकि जाने वाले कभी लौट भी आते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कभी कुछ गलतफहमियां तो कभी कुछ अपनों से शिकवे गिले, कभी कुछ गलतफहमियां तो कभी कुछ अपनों से शिकवे गिले, और तकलीफ भी वहां सबसे ज्यादा हुई जहां जख्म बिना कसूर के मिले। अरे क्या बात है, क्या बात। जो बीत गया उस पे गम नहीं, जो मिल गया वो किसी से कम नहीं। तो कुछ यूं है कि तूफान में है कश्ती पर किनारा पास आ रहा है। अब तो कुछ यूं है कि तूफान में है कश्ती पर किनारा पास आ रहा है। आप सबकी दुआओं के सहारे ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सफर जारी रहे आपका। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने बहुत सुंदर सर, बहुत ही अच्छा। इस मुसाफिर को तो चलते ही जाना है। पहले कहा, हम लोग ऐसे बोलते थे, मेरी प्रधानाचार्य जी बोलती थी कि आकाश तक सीमा है, लेकिन अब आकाश भी सीमा रहित है। तो आप ऐसे मुसाफिर हैं कि चलते जाइए,
निरंतर चलते जाइए, चलते रहिए और हम सबको साथ लेके चलते रहिए। जो छूट गया सो आपका बीत सफर गया, ऐसे ही। सो बात गई। जी जी आपका सफर बहुत सुंदर आपकी कविता, एकदम तो बहुत बहुत एक बार हम अपनी हाथों की कसरत कर लें, सब इतनी अच्छी कविताएं बोल रहे जी हैं जी क्या और कहें, हम तो तालियों की हाथ इतनी में ये गड़गड़ाहट मोबाइल लेके नहीं है बैठे जितने हैं। सुनने वाले हैं। इनकी अभी कविता सुन इसी के सिलसिले को इतनी अच्छी कविता एक मेरी थी कि लगा गुजारिश कि है, खत्म ही ना हो कभी। हाँ एक मेरी गुजारिश है, अगर आपको सही लगे तो। इनकी कविता सुन के मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बड़े भावुक हो गए। नलिनी को देख रही थी मैं, थोड़ा इंग्लिश को बीच में लाया जाए और माहौल थोड़ा सा बदला जाए। उनका भी मैंने लिखी थी जो थोड़ी सी लाइट थी, बट आई थिंक कुछ और किसी के पास तरीका हो माहौल को लाइट करने का, तो वहां चलते हैं। नहीं बेटी थी आपकी कविता। अरे अभी आशीष जी आएंगे तो माहौल हल्का हो जाएगा। तो माहौल हल्का हम महसूस कर लें या कोई करने आ रहा है? सब अपने घर ही में बैठे हैं, सरकार फाइन लगा देगी, इतने लोग मिलेंगे एक जगह तो। लेकिन कभी कभी सत्य हमें ऐसे लगता है कि हाँ सत्य, देखिए अरे वाह, ये देखो माहौल हल्का हो गया। क्या हो गया? वाह वाह, बाबू नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे छोटे उम्र में के कवि हो गए। क्या नाम है बेटे का? बेटा बिटिया? बेटा है, अविघ्न नाम है। अविघ्न, वाह वाह, बहुत खूब, बिल्कुल कविता की तरह ही है नाम भी। वाह बेटे, धन्यवाद, तुमने आके बिल्कुल यहाँ पे सबके चेहरों पर वो मासूमियत और वो बचपन की मुस्कान ला दी। वाह वाह वाह, हाँ सुंदर बाल भी बन गए भाई। तुम भी तैयार होकर आए हो, अभी हम सब कह रहे थे तैयार हो। ताली भी बजाते हैं। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़े हो। हमारे यूपी में कहते हैं कड़वे नीम से ऊंचे बनो। अभी से कविताओं की समझ हो गई है इनमें। अभी से कविताओं की समझ हो गई है, बोल रहा हूँ, ताली बजा रहे हैं। हाँ, अभिमन्यु बैठे हैं। जी जी जी। वैसे छोटे इंद्रेश हर गोष्ठी और हर कवि सम्मेलन में मौजूद तो रहे हैं, आप ले आते थे इन्हें सेंटर। ले नहीं आते, भगा दिए जाते थे घर से। कि अगर जा रहे हो तो इन्हें कौन देखेगा। आप लोग पूछ रहे थे पतियों की खुद किया है खुद भुगतो, ये नहीं बोला खुद किया है खुद भुगतो। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए प्लीज, नहीं तो फिर बहुत लोगों का रोना निकल आएगा। चलिए कवि गोष्ठी, चलिए हम इस कवि गोष्ठी के मुसाफिर हैं, अपनी राह फिर पकड़ते हैं और आते हैं। इसी पर आमंत्रित करती हूँ प्रियंका सिंह जी। स्वागत प्रियंका जी। मंच आपके पास। अभी को जो कुछ लोगों से तो कुछ लोगों से मैं मिली नहीं, और ये इस मंच पे शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी खुद को कवि या कवियत्री के फ्रेम में नहीं रखा। जो भी पोएट्री मैंने लिखी है, मेरी 90% से 95% पोएट्री मेरी ट्रैवलिंग के टाइम पे लिखी गई है या ट्रेन में लिखी गई है। तो जब टॉपिक दिया जाता है तो नहीं लिख पाती हूँ मैं, क्योंकि वो भाव नहीं आते मुझे किसी पर्टिकुलर में। तो ये कविता भी मैंने लास्ट ईयर लिखी थी, इसी टाइम पीरियड पे, ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल का टाइम था, और मैंने लिखी थी, आ रही थी शायद एम्स्टर्डम से इधर लेवार्डेन में। एंड कुछ थॉट प्रोसेस मैंने कुछ देखा, इस वजह से चल रहा था। एक्चुअली थॉट प्रोसेस आया कि मैंने यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेन में बैठे हुए देखा, और फिर मुझे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि जब हम हिंदुस्तान में ट्रेवल करते हैं, अक्सर शायद बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग क्या कपड़ों की बेसिस पे लोगों को जज करना, पैसे की बेसिस पे, या किस रिलीजन कम्युनिटी की बेसिस पे आप आते हैं, उसके हमारा नजरिया डिफरेंट होता है उन चीजों को लेकर के। तो यही सब थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहा था। ये शुरू बस उन बच्चों को देख करके हुआ था, और मेरे दिमाग में ये सारे थॉट प्रोसेस आए, तो मैंने एक छोटी सी कविता उसमें लिखी, और इस कविता का नाम है नजर नहीं नजरिए का सवाल है।
वाह ये कविता मैंने बहुत पहले ग्रुप में शेयर भी की थी, तो कुछ लोगों ने जी, ऑलरेडी पढ़ याद रखी आया। होगी, जी लेकिन ये मेरी काफी फेवरेट पोएम है, तो मैंने सोचा मैं आज शेयर करती नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। जी तो पोएम कुछ ये कविता कुछ इस तरीके से है। कोई तन देखे कोई कपड़ा, कोई मन देखे कोई मुखड़ा। वाह वाह, पहली लाइन ही मुझे बहुत पसंद क्या बात है, क्या पहली बात लाइन है, ही क्या बात क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द। कोई तन देखे कोई कपड़ा, कोई मन देखे कोई मुखड़ा। मिनी स्कर्ट हाई हील से मचा हुआ बवाल है जनाब, ये नजर नहीं नजरिए का सवाल। नजरिए का अरे सवाल वाह, है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जनाब ये नजर नहीं नजरिए का सवाल है। फिर जो इसका दूसरा पंक्ति मैंने लिखा, उस पे लिखा कि हम लोग जब जैसे कई बार हमारे समाज में स्पेशली गिफ्ट देने का चलन है, क्योंकि मैंने वो ट्रेन में ही देखा था कि वो लोग गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे, और नेदरलैंड्स में कल्चर है कि आप गिफ्ट ओपन करते हो सबके सामने, और हमारे यहाँ हम लोग बाद में ओपन करते हैं एंड देन सम टाइम एक्सचेंज भी कर लेते हैं। तो वही सब चीजों को देख के मेरे में ये भाव आया था दूसरी लाइन का। कोई ख्वाब देखे कोई हकीकत, कोई ख्वाब देखे कोई हकीकत, कोई भाव देखे कोई कीमत। कोई ख्वाब देखे कोई हकीकत, कोई भाव देखे कोई कीमत। संबंधों के माया जाल से मचा हुआ बवाल है जनाब, ये नजर नहीं नजर नहीं नजरिए का नजरिए का क्या सवाल बात ये का सवाल है, वाह वाह, है। ये नजर नहीं नजरिए का सवाल है। बहुत खूबसूरत। फिर इसका जो तीसरा पंक्ति जो मैंने लिखा, उसमें हम लोगों के यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन अगर देखा जाए तो ना केवल रंग को लेके, हुनर को लेके, ऐसा जाति धर्म को लेकर के, तो उससे प्रेरित है ये लाइन। कोई इंसान देखे कोई जाति, कोई इंसान देखे कोई जाति, कोई हुनर देखे कोई ख्याति। कोई इंसान देखे कोई जाति, कोई हुनर देखे कोई ख्याति। जाति धर्म के जंजाल से मचा हुआ बवाल है जनाब, ये नजर नहीं क्या बात, नजरिए का सवाल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या सुंदर। ये नजर नहीं नजरिए का सवाल है। और जो चौथी और आखिरी पंक्तियां हैं इसकी, ये तो थोड़ा दार्शनिक अंदाज में लिखी गई हैं। जी जी जी, कोई पथ देखे कोई मंजिल, वाह कोई पथ देखे कोई मंजिल, कोई गहराई देखे कोई साहिल। कोई पथ देखे कोई मंजिल, कोई गहराई देखे कोई साहिल। जिंदगी की उठापटक से मचा हुआ बवाल है जनाब, ये नजर नहीं नजरिए का वाह सवाल है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, नजरिए खूबसूरत खूबसूरत। बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत खूबसूरत नजरिया है आपका। बहुत 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 खूबसूरत कविता, बहुत खूबसूरत। और कोई पथ देखे कोई मंजिल, जी है ना, तो हम पथ से निकलते हुए अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, हम मंजिल देख रहे हैं, है ना। तो आपके पथ से निकलते हुए अब पहुंचते हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ मैं। और है मैम, निवेदन है कि मैं, जैसे आप सब जानते हैं, इंडिया में हूँ, ससुराल में हूँ, तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा चाचा ससुर के घर मदद करवाने कुछ, तो क्या मैं अपनी कविता प्रेषित कर सकती हूँ? और मैं आपसे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अब हमारी मंजिल हमें ले आई है शिवांगी के पास, और शिवांगी आपका बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन और तालियों द्वारा स्वागत। थैंक यू सो मच। कीजिए और चाचा ससुर की हाजिरी बजाइए, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जो श्रृंगार बोल रहे थे ना, जो सुनन जी, यहाँ श्रृंगार में बैठना पड़ता है। आप सबको देख के तो फील हो रहा है। नहीं समझेंगे वो हिंदुस्तानी बहुओं का रीति रिवाज, वो कैसे समझेंगे। जो ऑफिस का पहनावा होता था वो एक थोड़ा 1 मिनट लूंगी, अलग रहता था, पतलून और कमीज। और जिस दिन मेरे को लोग देखते थे कि सलवार कमीज सलवार वाले आ गए, तो मैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसा जो आपसे, वैसे तो सब मुझसे मुखातिब हैं ही, राजीव जी आप पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, बाकी सबसे तो मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ। जी, बहुत खुशी है, आपने आके हमारे ग्रुप में 4 चांद लगा दिए आपके वजह से, और ममता जी और कुछ सक्रिय सदस्यों की वजह से ग्रुप बहुत अच्छे से चलायमान है। फिलहाल हम सब बिजी होने के कारण कम आ पाते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच टू एवरीवन। जो कोरोना के कारण जो देश की और पूरे विश्व की स्थिति हो रखी है,
तो उसको देखते हुए और इस समय जो भारत देश में पॉलिटिक्स चल रही है, प्लस मीडिया ने जितना मिर्च मसाला लगाकर मामला गर्म किया है, जो जी 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 पेंडेमिक्स और महामारी छोड़कर हम सब धर्म की तरफ मुड़ चुके हैं, तो मुझे मेरे जी बचपन में लिखी एक कविता याद आ गई, जो थोड़ी ग्रामेटिकली आप लोग चला लें हाँ उसे, वो बहुत बचपन की जी जी 2012 में लिखी हुई कविता है। जी तो मैं आप सबके सामने प्रेषित करूंगी। माता भारत माँ बोल रही है या दुनिया बोल रही है, छलनी करके पूछते हो हाल मेरे इस दिल का तुम, बेटा माँ हूँ सह लूंगी तेरे अब हर वार का जुल्म, तूने मेरे आंचल में भ्रष्टाचार को बोया है, तेरे हाथों में देश दिया तो कुंभकर्ण सा सोया है, भूखे प्यासे बच्चों का क्या रुदन नहीं सुनाई दिया, कैसे तूने मेरे आंचल को खून से भिगोया है, भ्रूण हत्या। जी जात पात भेद भाव, जात पात भेद भाव यह अब भी कायम रख छोड़े, आरक्षण और जातिवाद ने यह कैसे रास्ते हैं मोड़े, शिक्षा और भिक्षा में कोई अंतर ही ना छोड़ा है, नन्ही नन्ही कलियों को जीवन से पहले तोड़ा है, किसको बोलूं किससे कहूं, सभी भागीदारी हो, तुमसे कुछ भी कहना अब शायद एक गद्दारी हो, जाने इस बोझ को मैं कब तक सह मैं पाऊंगी, जाने इस बोझ को कब तक सह मैं पाऊंगी, शायद इस बोझ तले मैं जल्द दफन हो जाऊंगी, इस बार माफ कर देती हूँ ममता में बह बह कर मैं, इस बार भी माफी दे दी है हर जुल्म सह सह करिए, मुझे डर है खो ना दूं मैं मेरे लाल सपूतों को, वादा कर दो इस बार अभी लौटा दोगे मुझको मेरा गौरव मेरा मान, लौटा दोगे मुझको मेरा प्यारा वही इंसान, लौटा दोगे ना मुझे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शिवांगी जी, बहुत सुंदर कविता आपकी। क्या बात, इस क्या समय बात। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही, यही हालात है और यही दशा है, पर माँ तो माँ होती है। आरती में भी हम गाते हैं, पूत सुख कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता। भारत माँ अब तक माफ करती आई है, लेकिन सबकी एक सीमा, सबकी एक पराकाष्ठा होती है, तो कपूतों को भी सपूत बन ही जाना चाहिए, और सपूत ना भी बन सके हम तो पूत तो कहलाने के रखें अपने अंदर। तो हमें वाकई भारत की जनता को, सबको, बल्कि प्रकृति माँ को भी हम दुख दे रहे हैं, तो हमें सुधरना ही होगा। शिवांगी की इस कविता का सीक्वेंस मैंने लिखा है, अपनी ग्रुप में ही मैंने लिखा था, तो माँ ने आज फिर कुछ सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए जी जी जी, सही है, सही है, सही है। हम सब के भाव एक ही हैं, हम सब कवि हृदय हैं, हम सब एक ही इमोशन से सोचते हैं, अपने अपने शब्दों में बयां करते हैं, तो बहुत खुशी हुई आप। हाँ जी शिवांगी, बस एक कमी रह गई, आपको अभी जब भी कभी सुना है हमेशा गाते हुए सुना है, तो इस बार आपने गाना नहीं गाया। हाँ जी, आज मैं थोड़ी कम तैयारियों से हूँ, बिल्कुल एंड मोमेंट पे जूम डाउनलोड करके ज्वाइन किया है मैंने। अगली बार डन पक्का। आप सबसे विदा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगा, एंड माफी उन सबसे जिनको नहीं सुन पा रही हूँ, अगली बार जुड़ती हूँ आप सबसे। थैंक यू शिवांगी, ठीक है, फिर मिलेंगे। मैम, आपके संचालन के लिए बहुत खुशी हो रही है, आपने इंस्टेंटली ये डिसीजन लिया ना, आप बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय, स्टे सेफ। धन्यवाद। बाय, स्टे सेफ एवरीवन। ये नलिनी ने जैक लगाया हुआ है, जो मैं खड़ी हो गई। बस मुझे एक बात कहनी, यहाँ पे एक इंटरनेशनल भी होने वाली है, जिसके इस ग्रुप के वरिष्ठ लोग श्री मोहन जी और रामा जी, ममता मैम, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, शायद वो भी ज्वाइन करेंगे, तो अगर वो लोग थोड़ा पहले निकलेंगे तो बिल्कुल आप लोग, बस मैं आप सभी से ये साझा करना चाहती, शायद वो लोग बीच में अगर जाएं तो वो लोग और भी जरूरी काम में लगे हुए हैं, जो कि मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, और खास करके हेमवत्स मैडम को, आपने बहुत अच्छी तरीके से कमान संभाली है, ऐसे ही संभाले रखिए आप। सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, शुभकामनाएं सिर पर रहे, तो बिल्कुल मैं और कोशिश करूंगी। हाजिर है। धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति सबकी मुझे यहाँ मनोबल दे रही है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं।
मैं 3:30 3:30 तक रुक सकते हैं। बिल्कुल 3:30 तक। तो जी अब मैं बातें धन्यवाद नहीं करूँ धन्यवाद। और आमंत्रित करती हूँ इंद्रेश जी। अरे वाह, खट्टी मीठी बातें आई इनके मुंह से। खटास और मिठास ही तो मुंह में घुल के एक अनूठा नहीं। स्वाद पैदा करती है सर। ऐसा है कि सब लोग बहुत अच्छा अच्छा कविता लिखते हैं, मेरा उतना भाषा कोश है नहीं, मैं बस छोटी छोटी कविताएं ही लिखता हूँ जो देखता रहता हूँ। तो अभी मैंने कुछ दो लाइन लिखी है। कुछ लोग पूछ रहे थे पति पत्नी का रिश्ता कैसा है उस पे, तो मैंने लिखा कि तुम सपने में आती हो, मुझको रोज जगाती हो, तुमको कोई काम नहीं क्या, रात को भी आराम नहीं क्या। तो जब ये मैंने लिखा फिर उनको सुनाया तो वो मेरे को पहले तो थप्पड़ लगाई, फिर वो भी लिख के बोली मैं सपने में आती हूँ, सुनिश्चित कर जाती हूँ कि मैं सपने में आती हूँ, सुनिश्चित कर जाती हूँ, और न कोई आ पाए, व्यर्थ झगड़ा टाला जाए। ऐसे ही हम लोग का चलता रहता है। अब जैसे सब लोग बता रहे थे प्रेम मोहब्बत, ऐसा मैं खत किसको लिखूं? जिसको पहली बार बोला वो तो साथ हो गई, अब खत किसी को लिखने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर मेरा जैसा आप लोगों ने देखा एक बेबी है छोटा सा, तो वो कुछ बोलता है तो मैंने उसके रुदन को शब्दों में पिरोया कि अगर वो कहता होगा तो क्या कहेगा। कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी दूध पिलाओ, कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी दूध पिलाओ। और इसके अगली वाली लाइन केवल एक्सपीरियंस लोग ही समझ पाएंगे। और डायपर में है गिफ्ट तुम्हारा, इसको तुम जल्दी ले जाओ। कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी दूध पिलाओ, डायपर में है गिफ्ट तुम्हारा, इसको तुम जल्दी ले जाओ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, पापा को भी बुलाओ, सोते सोते बोर हो गया, मुझको थोड़ा शहर घुमाओ। मतलब और आजकल तो सब काम रोल चेंज हो गए हैं, गिफ्ट पापा का है और मम्मी की शहर घुमा रही है आजकल। अब ये लॉकडाउन से थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ गया है हम लोगों का। सबकी बढ़ गई है सर ये लॉकडाउन। भगवान करे जल्दी पुनः स्थिति सामान्य हो। और आजकल व्हाट्सएप पे भी एक ट्रॉल आ रहा है आपकी कि जो देवी जी सुनिश्चित करने आती हैं कि आप अकेले हैं या भीड़ में। पूछा पत्नी ने पूछा जी बताओ मैं कहाँ रहती हूँ, कि अरे तुम तो दिल में रहती हो। तो फिर कहती है कि अरे ऐसी जगह मत जाया करो, वहाँ पहले ही बहुत भीड़ भाड़ है। ये हृदय ऐसी चीज है, तो जब वो आए तो भीड़ भाड़ को एक तरफ कर दीजिए, तभी सुनिश्चित हो पाएगा ये। क्या बात है, क्या चुटकुला सुनाया आपने। बस आओ शिखा, मंच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तालियों के बीच में स्वागत है शिखा जी। जी धन्यवाद। मैं सभी थोड़ी असमंजस में थी कि कौन सी कविता बोलूं। चुनी तो और कविता थी, पर मुझे एक विचार आया कि एक बहुत पुरानी कविता उठाती हूँ, क्योंकि जब वो आखिरी दफा या पहली दफा मैंने जब बोली थी उसको पूरी नहीं कर पाई थी। ये कविता मैंने अपने स्कूल के फेयरवेल में लिखी थी। जो सारे फर्स्ट से लेकर के 12th तक के जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है और जिनका योगदान याद रहा, ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका योगदान है पर जिनका याद रहा, उनको समर्पित थी ये कविता। और क्योंकि हम सब स्कूल के उस दौर से गुजरे हैं, तो नाम तो जरूर आपको अलग अलग मिलेंगे, यहाँ पे आप नहीं जानते हैं उन शिक्षकों को, लेकिन जो वर्णन है इस कविता में वो आप अपने किसी न किसी शिक्षक से उस शिक्षक को उस वर्णन से मिलता जुलता पाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा कि 12वीं में लिखी थी विदाई समारोह के दौरान, उस समय नहीं बोल पाई थी, आज कोशिश करती हूँ पूरी खत्म कर पाऊँ। तो मेरी टीचर ने फिर बीच में आकर के ये कविता पूरी की थी, क्योंकि पूरी तरह से मेरा गंगा जमुना सरस्वती सब बह रहे थे। आज पूरी कर लीजिए।
हाँ, आज कोशिश करती हूँ फिर से भावुक ना हो। गंगा जमुना सरस्वती को रोक के। हाँ देखते हैं कितनी बड़ी हुई है वो शिखा पुरानी वाली। तो शुरू है कविता। जीवन की नींव के निर्माता जो, जीवन की नींव के निर्माता जो, उनको मेरा धन्यवाद। नारायण से बढ़कर पद है जिनका, नारायण से बढ़कर पद है जिनका, वरदान है उनका आशीर्वाद। जिनके क्रोध में तपिश सूर्य की, जिनके क्रोध में तपिश सूर्य की, स्नेह में शशि की शीतलता, जिनके प्रयास से ही, जिनके हर प्रयास से ही हुई समाप्त जीवन की शिथिलता। यह जीवन सदा ऋणी है उनका, यह जीवन सदा ऋणी है उनका, जिनने हमें संवारा है ज्ञान रूपी प्रकाश देकर, तन से हमें उभारा है। हर कार्य में पूरे रंग जाओ, हर कार्य में पूरे रंग जाओ, जब किया प्रारंभ सफलता पाओ। प्राचार्य महोदय का यह प्रगति पथ पर चलने का है निर्देश, प्राचार्य महोदय का यह संदेश प्रगति पथ पर चलने का है निर्देश। हर बच्चे की चिंता है जिनको, हर बच्चे की चिंता है जिनको, हर मुश्किल में बातें संग उनको। चाबी, उंगलियों में चाबी और संग शेफाली, राजपूत सर की पहचान निराली। ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे और पूरे स्कूल के फेवरेट सर थे। उसके आगे है सभ्यता वह सहनशीलता, सभ्यता व सहनशीलता, वैभवता किंतु सहजता, इन भावों का मूर्त रूप व्यक्तित्व महाजन मैडम का। इंग्लिश टीचर थी मेरी, नागपुर की केवी की प्रिंसिपल बनके रिटायर हुई हैं। काफी शालीन थी, इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही सहज था। तो ये बात अच्छी थी कि जब मैं कविता बोल रही थी तो सब अपने आप गेस करते जा रहे थे कि किनके बारे में ये वर्णन है। आत्मविश्वास का संचार करती, आत्मविश्वास का संचार करती, सदा सफलता के संग चलती। हम ही पाषाण पारस हैं वे, प्रेरणा गंगोत्री मैडम अजबे। ये हिंदी टीचर थी हमारी और शायद अगर कहीं ना कहीं ये अगर मेरी और हम लोग की हिंदी टीचर नहीं होती तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती। हम लोग पूरी क्लास की जो लड़कियां थी, इनकी इत्तेफाक से बेटी मेरी क्लासमेट भी थी, लेकिन हमारे क्लास की सारी लड़कियों ने हिंदी लिया था सिर्फ मैडम से पढ़ने के लिए कि हिंदी। और हम मतलब उस समय आप इसको भावनात्मक बेवकूफी बोले, बट हमारे क्लास के लगभग लड़कियों ने ये बेवकूफी की थी। संकल्पों पे अड़िग रहना, संकल्पों पे अड़िग रहना, जो मन में ठानी बस वह करना। 2.5 वर्ष का सानिध्य है जिनका, अवस्थी सर नाम है इनका। इनकी विशेषता आते थे, बोलते थे आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, सारे बच्चे खुश और पढ़ाना शुरू कर देते थे। फिजिक्स के टीचर। परिस्थितियों में लड़ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ना, प्रयत्न शक्ति से कबूल करना, फिर सहज मुस्कान संग सामने आना। अंदाज मैडम कोस्टा का पुराना, केमिस्ट्री की टीचर थी, फुल प्रेगनेंसी तक इन्होंने हमको पढ़ाया है और बोर्ड में शी इंश्योर कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो, कुछ भी छूटे ना। देन हर त्रुटि को जड़ से समाप्त करना, हर त्रुटि को जड़ से समाप्त करना, संपूर्ण ओर बढ़ना, अपना कर्तव्य है महान। रुथ मैडम ने दिया यह ज्ञान। बायो की मैम थी, बहुत प्रिसाइज, बहुत होता है कि काफी माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत गहराई से देखना, बल्कि वैसे ही था उनका। गलत की पैनी समझ, सही गलत की पैनी समझ, हर बात है जिनकी सुस्पष्ट, हर परीक्षा विजय की खान है। सर रघुवंशी वो पांडे सर दोनों की है पहचान है। वैसे तो इनमें से एक मैथ्स की टीचर थे, एक इंग्लिश के टीचर थे, पर हमारे स्कूल में कमेटी थी एग्जाम्स की जो कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स करवाती थी। तो इनकी जिम्मेदारी थी कि सारे बच्चों को मोटिवेट करना और उन एग्जाम्स के लिए तैयार करना। 5 वर्ष तक पोषण दिया, कभी प्यार कभी मार, दोनों से किया हमारा सुधार। प्राइमरी टीचर थी 1st से 5th तक, रहेंगी सदा मैडम श्रीवास्तव याद। भले ही कभी पढ़ाया ना, पर सदा सही हमें शिक्षा दी। ऐसा होता है कई बार कि कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता है लेकिन फिर भी हमेशा आपकी स्मृति में रह जाता है क्योंकि उनका किसी तरह से योगदान रहता है।
तो ये ऐसी ही एक शिक्षिका के बारे में मैंने लिखा है। कद छोटा जद उनका बड़ा, हमारी श्रद्धेय मैडम कृष्णा। अधिक प्राचीन परिचय नहीं परंतु प्रभाव प्रबल है, पुस्तकालय हो ध्यान पाठे कैसे संभव। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक वह, निसंदेह है प्रेरक वह, कोरी के विचार निश्चित हैं अविस्मरणीय। सदा सही सहयोग दिया, नहीं सत्य यह उन्हें भुला दिया। सुरेश प्रकाश वह मोहन सिंह भैया, बड़ी सहज है इनकी स्मृतियां। ये सभी हमारे स्कूल के लैब असिस्टेंट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। काश ये संभव सरल होता, आभार सभी का व्यक्त करना, जिनसे जीवन में हमें मिला उनको कुछ लौटा पाना। यह विनती हमारी अनुजों से, कभी दोष हमारे मत छूना, उन गलतियों से सबक लेकर जीवन पथ पर बढ़ प्रगति करना। हमारी जो क्लास थी बहुत ही नोटोरियस क्लास थी स्कूल की, बहुत मस्ती करती है, तो इसीलिए ये बात कहना जरूरी था कि भाई हमारे जैसे बदमाश मत बनना। हम पौधे पोषण पा चुके, अब अनिवार्य है पुष्पित होना, इस चमन में बहार ला सके, है कर्म हमें ऐसा करना। हे शारदे माँ, यह सद्बुद्धि देना, कर्तव्य अपना निभा सके, चमन के पुष्प फूल, इस चमन के पुष्प मेहनत कर सौरभ संसार में बिखरा सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कविता। देखा, हम तो सब ये सोच रहे थे कि उन विशेषणों में नाम बदलने हैं, और सब अपने स्कूल लाइफ में थे, हम सब अपने विद्यार्थी जीवन में थे, केवल मैं तो नाम बदल रही थी। जब लैब असिस्टेंट का तो हमें अगस्तिन सर का नाम ध्यान आया, और शिक्षक को पूरे संसार के शिक्षकों को बहुत विनम्र तुमने ये पुष्पांजलि, स्वरांजलि और कवितांजलि दी है। बहुत बढ़िया। और शिक्षक दिवस पे तो इसको छपवा दीजिएगा, नहीं तो फेसबुक पे जरूर दीजिएगा इस कविता। मैं भी नाम बदल के कॉपी पेस्ट कर दूंगी। यदि हम इस अपनी काव्य गोष्ठी को एक मूर्त रूप देते हैं, तो अभी शिखर पर पहुंच चुके हैं, शिखा से नीचे उतरते हैं, और इसी सरोवर में, इस काव्य सरोवर में अब जो पुष्प खिल रहा है, राजीव सर जी, आपका अभिनंदन। नाम कमल होता है। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर आपका अभिनंदन, मंच आपका। जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। आप इतना अच्छा संचालन कर रही हैं, इसके लिए आपको बधाई। और मैं भी इससे बहुत कुछ सीख रहा हूं, और पहली बार मैं आप सभी लोगों से मुख्य परिचय हो रहा हूं। वैसे कांता जी ने वो फोटो एक थी जिसमें सबको मतलब जो ग्रुप के आईडी पे लगी हुई है, इसके द्वारा परिचय कराया था, लेकिन आज जो है काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ऐसे मिलते हुए। मुझे मेरा सौभाग्य है, और मैं आप लोगों के सामने एक गजल पेश करना चाह रहा हूँ। और वो भी गजल पेश करने का मतलब गजल गाना ही चाह रहा हूँ। तो क्या करके मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी आवाज कुछ भी कह लीजिए आप जी, कुछ भी कह लीजिए। तो बातें नहीं बातों में मेरी धार देखना, बातें नहीं बातों में मेरी धार देखना, ये हो न जाए दिल के आर पार देखना, ये हो न जाए दिल के आर पार देखना, गर देखना ही है तुझे तो अपना जिगर देख, गर देखना ही है तुझे तो अपना जिगर देख, बेकार है तूफान में मझधार देख। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेकार है तूफान में मझधार देखना, हम भूल गए सब मगर भूल ना सके। शिव जी को अर्पित है, उन्होंने इसकी एक लाइन बोली कि हम भूल गए सब मगर भूल ना सके,
उसका पलट पलट के बार बार देखना, बहुत बढ़िया जी, उसका पलट पलट के बार बार देखना। वैसे तो पढ़ाई के लिए पाठ बहुत हैं, वैसे तो पढ़ाई के लिए पाठ बहुत हैं, पर जीत जरूरी लगे तो हार देखना, पर जीत जरूरी लगे तो हार देखना। आंखों में उसकी झांकना है भूल भुलैया, आंखों में उसकी झांकना है भूल भुलैया, सच जानना हो तो नजर के पार देखना, देखना हो तो नजर के पार देखना। गाड़ी नहीं बंगला नहीं, गाड़ी नहीं बंगला नहीं, फैशन न सूट बूट, गाड़ी नहीं बंगला नहीं, फैशन न सूट बूट, इंसान देखना तो सदाचार देखना, बहुत बढ़िया, इंसान देखना तो सदाचार देखना। बहुत बढ़िया। दिल्ली से गरीबों के लिए रेल चली है, राजनीति पे व्यंग है कि दिल्ली से गरीबों के लिए रेल चली है, कब कितनी पहुंचती है किसके द्वार देखना, कितनी पहुंचती है किसके द्वार देखना। शिक्षा का ये अधिकार भी बेकार न होवे, शिक्षक हूं इसलिए ये पंक्तियां हैं कि शिक्षा का ये अधिकार भी बेकार न होवे, शिक्षा का ये अधिकार भी बेकार न होवे, शिक्षित को रोजगार भी सरकार देखना, शिक्षित को रोजगार भी सरकार देखना। और ये अंतिम पंक्तियां हैं कि जो जश्न मनाते हैं मेरे जख्म देख कर, जो जश्न मनाते हैं मेरे जख्म देख कर, मेरे लिए रोएंगे मेरे यार देख कर, मेरे लिए रोएंगे मेरे यार देखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। समय आप लोगों के पास कम था, थोड़े लोगों के पास, इसलिए मैंने ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे सीधे। बहुत बढ़िया, ये तो अभी शुरुआत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत सुंदर, ये मीठे मीठे से व्यंग, बिल्कुल बातें नहीं बातों की धार में बह रहे हैं। जी 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 धन्यवाद। और ये जहाँ जिन मीठे व्यंग हैं इनको पहुंच जाए तो मीठे मीठे चुभेंगे सर, तो शायद कुछ कार्यान्वित भी हो सके। जी 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 बहुत खूबसूरत कविता, और बड़े संतोष से इस काव्य गोष्ठी में बिल्कुल बहुत संतोषी श्रोता आमंत्रित करती हूँ संतोष कुमार जी को। जी स्वागत है संतोष। स्वागत है सर, अभिनंदन। कभी फूलों की बात की, कभी तारों की बात की, कभी फूलों की बात की, कभी तारों की बात की, जिंदगी ने न जाने कितने नजारों की बात की। नमस्कार, मैं संतोष कुमार TU डेल्फ्ट से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा विषय अप्लाइड जियोलॉजी है और मेरी ये कविता माँ गंगा और मेरी पीएचडी में कार्यरत कार्य पे समर्पित है। असल में गंगा के किनारे बहुत सारे गांव बसे हुए हैं और मैं उन्हीं में से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां आर्सेनिक द्वारा जल संकट उत्पन्न हुआ है और उसी आर्सेनिक वाले प्रोजेक्ट में मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है TU डेल्फ्ट में, और मैं उसी पे मैं ये लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक है गंगा की मिट्टी का मैं तपता सूरज दाग छुड़ाने आया हूँ। गंगा की मिट्टी का मैं तपता सूरज दाग छुड़ाने आया हूँ, जिस मिट्टी में बड़ा हुआ मैं उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। गंगा की मिट्टी का मैं तपता सूरज दाग छुड़ाने आया हूँ। अब भगीरथ ने जिसे धरती पर लाया, भगीरथ ने जिसे धरती पर लाया, ब्रह्मा ने जिसे अपने कमंडलू में समाया। भगीरथ ने जिसको धरती पर लाया, ब्रह्मा ने जिसे अपनी कमंडलू में समाया, शिवजी ने जिसको अपनी जटाओं में बांधकर
शिवजी ने जिसको अपनी जटाओं में बांधकर पूरी सृष्टि को विध्वंस होने से बचाया, उसी पावन अमृतमयी माँ की मैं आन बचाने आया हूँ। गंगा की मिट्टी का मैं तपता सूरज दाग छुड़ाने। हिमालय की कंदराओं से निकली गंगा, जिसकी तपोभूमि में बहुत सारे योगी तप करते हैं, और गंगा की पानी ही उनके लिए जीवन ज्योति का काम करती है। तब मैंने लिखा है, तपोवन में जो है जीवन ज्योति, तपोवन में जो है जीवन ज्योति, न जाने कितनों को है जीवन देती। ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग और काशी में न जाने कितनों को हर दिन पावन करती। उसी पवित्र धरा रस की मैं धार बचाने आया हूँ। गंगा की मिट्टी का मैं तपता सूरज दाग छुड़ाने आया। वाह वाह वाह। और हमारे गांव में एक परंपरा थी कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग गंगा स्नान को जाते थे, और मैंने उस बचपन की टोली को याद किया है, और ये आखिरी पल जो है उन पे समर्पित है। बचपन में देखी है स्नान की टोली, बचपन में देखी है स्नान की टोली, उस लोट और हर के कर में थी एक छोटी सी लोटी। बचपन में देखी है स्नान की टोली, हर के कर में थी एक छोटी सी लोटी। उस लोटी से भर कर हर पथिक को पावन, उस लोटी से भर कर हर पथिक को पावन, और आकर किया तुझे शिवजी पे अर्पण, और आके किया तुझे शिवजी पे अर्पण। उस अनन्य मन के अर्पण का दर्पण मैं जग को दिखाने आया हूँ। गंगा की मिट्टी का मैं तपता सूरज दाग छुड़ाने आया। गंगा की मिट्टी का मैं तपता सूरज दाग छुड़ाने आया। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सब मैं भी अभी आपने कहा कि अपने बचपन में, मैं भी अपने बचपन में, मुझे याद है मेरी बुआएं नहाती थी कार्तिक, जब तो सुबह सुबह गीत गाती हुई, भजन गाती हुई जाती थी। तो मैं भी बुलंदशहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो भजन जो मैंने सबसे पहले जिसको भजन कहते हैं, 3-3.25 साल की रही होंगी, तो आज भी मुझे ऐसे है कि एक लाइन है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। और फिर जब लौट कर आती थी तो आंगन में जब तक सूर्योदय भी होने वाला होता था तो सबको उठाती थी और चलो मुंह धो लो और आंगन में जल छिड़कना। गंगा की मिट्टी के आप सूरज जी, हम दोनों भी एक तरह से भाई हुए, क्योंकि गंगा किनारे से मैं भी हूँ। गांव जो है मेरा भी गंगा के किनारे है। तो शिव जी जाना चाहते हैं। जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा कि नलिनी जी ने बताया कि मुझे आवश्यक काम से जाना पड़ेगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से चेतन भाई, अभिषेक भाई, सुनंद जी और आशीष जी से माफी मांगता हूँ कि मैं आप सबको नहीं सुन पाया। बहुत अच्छा है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग दूंगा। प्लीज, धन्यवाद। शुभकामनाएं, कभी गोष्ठी चलती रहे। सारे लोग जो यहाँ से और खासकर से भारत में उन्होंने ज्वाइन किया, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, रहेगी आपकी और खलेगी भी हमें। बिल्कुल जारी रखें। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो डॉक्टर मानसी जी हमारे बीच में नहीं, उन्होंने हमें नहीं ज्वाइन किया है ना, नहीं जुड़ सकी हैं। तो फिर मैं आमंत्रित करती हूँ अभिषेक मिश्रा जी। जी जी, स्वागत अभिषेक मिश्रा सर। हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन और मंच। नमस्कार आप सभी को। सबने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं। मैं 2 छोटी
कविताएं लेकर आया। एक मनुष्य जो है जीवन भर कई सारे कर्म करता है, मगर एक अंतर सत्य होता है जिसकी खोज में हर मनुष्य कहीं न कहीं लगा रहता है। तो पहली कविता मेरी जो है वो उसी को समर्पित है। हे मनुष्य, अनेक हैं तेरे सत्य के स्वरूप। हे मनुष्य, अनेक हैं तेरे सत्य के स्वरूप। दृश्य सत्य, श्रव्य सत्य, अनुभूत सत्य, सत्य मिथ्या सत्य, मगर सब मिथ्या सत्य। क्योंकि अंतर्द्वंद अंतर सत्य का है, क्योंकि अंतर्द्वंद अंतर सत्य का है। ब्रह्म तुझे ज्ञात नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की परिभाषा तुझे आती है। ब्रह्म तुझे ज्ञात नहीं, ब्रह्मांड की परिभाषा तुझे आती है। तो ये एक कविता थी, सत्य से प्रेरित थी। दूसरा, एक हमारे नित्य जीवन में हम बहुत सारी विवेचनाएं करते हैं। मैंने ये कविता ग्रुप में भी पोस्ट की थी, तो उसके ऊपर है, नित्य बनता है, नित्य उजड़ जाता है, कई बार स्वप्न बूंदों सा बिखर जाता है। अगर आप देखेंगे तो बारिश की बूंदों की तरह स्वप्न बनता है, बिखर जाता है, फिर बनता है, फिर बिखर जाता है। एक अनवरत प्रतिक्रिया चलती रहती है जीवन में। जी। सुप्त है सांझ निशा की स्याही से, सुप्त है सांझ निशा की स्याही से, ब्रह्म मुहूर्त गगन लोहित कर जाता है। कई बार हम परेशान होते हैं, कई बार लगता है कुछ नहीं होने वाला है, मगर सवेरा तो हर रोज सूरज उगता है, कुछ न कुछ नई रोशनी, नई किरण लेकर आता है। मंथन जीवन का और सत्य का, मंथन जीवन का और सत्य का अंतर मन में नई जिज्ञासा जगाता है। मंथन जीवन का और सत्य का अंतर मन में नई जिज्ञासा जगाता है। व्यक्ति विवेचना करता काल की, मूक प्रश्न ब्रह्म का खड़ा रह जाता है। क्या बात है, खड़ा रह जाता है, क्या बात। ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है। हर व्यक्ति अपनी जीवन में मंथन करता है, कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होती है कि हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करेंगे आगे। कहीं ब्रह्म को परिभाषित करने की प्रक्रिया भी चलती है। अंतिम पंक्तियां जो हैं एक पटाक्षेप है कि किस तरीके से व्यक्ति का चिंतन प्रभावित होता है। काल चक्र घूमता अपनी गति से, अंतर के विप्लव से ईश्वर मिल जाता है। हम सभी बाह्य क्रांति की बात करते हैं, आंतरिक क्रांति होनी बहुत जरूरी है। यही क्रांति आपको जीवन में इस पार से उस पार ले जाती है। तो मेरी आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत ही भारी, बहुत ही सुंदर। आपने अपना परिचय नहीं दिया, थोड़ा सा अगर बता पाए अपने बारे में तो सभी को जानकारी हो जाएगी आपके बारे में। मैं नीदरलैंड में पिछले 5 महीने से आया हूँ। उसके पहले इनका परिचय ये है कि ये ममता जी के हस्बैंड है, बस यही इनका परिचय है। बिल्कुल सही परिचय दिया। यही परिचय है, वो मैं कहने वाला हूँ। यही परिचय इनका। आप लोग क्या घर में भी 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं क्या? कोरोना वायरस लगा हुआ भाई, अलग रूम से लगता है। 1.5 मीटर का डिस्टेंस है, वो ऊपर है, हम नीचे हैं। क्या बात है, कर रहे हैं, मैं ऊपर से कर रही हूँ। अरे मैं बताना चाहूंगा, शिखा जी भी अमित जी कहाँ है? वो उनको भी तो सुनाना है। बगल में तो है, दिख नहीं रहे। अभिषेक मिश्रा सर सुन पा रहे हैं? मेरा तकनीकी कुछ गड़बड़ हो गई थी बीच में। सुन पा रहे सर, आपकी कविता, ये जो आंतरिक विवेचन हम करते हैं तो है बिल्कुल, मंथन का अधिकार सभी को, फल प्रभु तेरे हाथ। ये जा रहा है, ये लैपटॉप कुछ गड़बड़ हो गया। आवाज आ रही है, बट नहीं, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सर? बोलिए, आप आवाज के सहारे काम चलाएं। वीडियो भी दिख रहा है, वीडियो भी आ गया। हाँ दिख रहा है, अब आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है। शायद आप हम लोगों को नहीं देख पा रही हैं। बस सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है।
दोनों ही है, आ रहा है अभी वीडियो। हम आपको सुन पा रहे हैं मैम। लगता है उनके पास आवाज नहीं जा रही है हम लोग की। नलिनी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह साफ। आपको भी वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप की कवि गोष्ठी में अटेंड करना है? हाँ, मैं लेकिन थोड़ा बाद में मैं सिर्फ श्रोता की तरह से ज्वाइन करूंगी। वो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि नहीं आपको कवि गोष्ठी आरंभ होने वाली है। नहीं कोई बात नहीं। आपके पति है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बता देंगे। बहुत अच्छा लगा, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और बड़ी खुशी हुई मुझे। बहुत अच्छा लिखती हो शिवांतिका जी और नलिनी बहुत अच्छी। मुझे पता है शिखा, आपको सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। संतोष गंगा पर मैंने भी कविताएं लिखी है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी किसी दिन। और आप बहुत सी कविताएं लिखते हैं, इधर मैं किसी को देख नहीं पा रही, शायद आशीष है। आशीष, आपकी कविताएं तो सभी पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी। उमेश जी, आपकी पेड़ों पर और सभी विषयों पर लिखी कविताएं बहुत अच्छी होती हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगी, मुझे जाना पड़ेगा। सुनंद की कविता हम रिकॉर्डिंग में से सुन लेंगे, बाकी लोगों की, तो मैं जाना चाहती हूँ प्लीज। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद, जाइए, शुभकामनाएं। देखिए इंद्रेश जी, आपने देखा ना कि पत्तियों का दर्द अब सबको सुना, हमें नहीं सुना भाई। हमारा मन पहले ये लोग यही तो पूछ रहे, पति का दर्द कौन बताए, पत्नी का तो सब बता रहे हैं। देखिए हमारी आवाज खुल गई, अब हम खुल के बोल रहे हैं। राजीव जी, यही नेक्स्ट टॉपिक यही होना चाहिए अब। पतियों का दर्द का कंप्यूटर प्रॉब्लम हो गया है। मुझे भी लग रहा है इसको मुझे आप ही संचालन कर लीजिए। आप ही कर लो नलिनी। चेतन जी को पढ़ना है, आशीष जी को पढ़ना है। सुनंद जी, आशीष जी और चेतन जी, ये लोग शायद अभी भी नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि चेतन जी को ही बुलाया जाए। काफी दिनों से लिख भी नहीं रहे हैं, ये गायब भी रहते हैं ना, ग्रुप में नहीं है। काफी सारे लोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हैं उनका सौभाग्य है कि वो आपको सुने। आइए चेतन जी। मैं तो आप लोगों के सामने बहुत ही अदना सा पाता हूँ अपने आप को। इंद्रेश कह रहे थे कि मेरा शब्दकोश लिमिटेड है, मेरा तो आपसे भी लिमिटेड है। ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी दंगों के ऊपर, कि दंगों की भाषा, ये दंगे कैसे होते हैं, क्या होते हैं और उसके बाद क्या होता है। हेलो जी, एक मिनट रुकना चाहूंगी, मैम वापस आ गई हैं। सर हमारे साथ आशीष जी मैं देख रही थी, आशीष कपूर जी, आपका स्वागत। जी थैंक यू। सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया, मेरा कॉल चल रहा था। तो सर और एक सुनंद जी भी हैं इसके बाद। सुनंद जी हैं, है ना? जी अभी चेतन जी ने शुरू किया था, जस्ट चेतन जी ने चालू किया। जी हाँ जी, मैम आप नहीं थी तो हमने उसको कंटिन्यू करते हुए चेतन अरे जी वाह, बहुत अच्छा। मंच पहुंच गया है, वो अभी आ गए हैं मंच पर, माइक संभाल लिया है, तो आइए उनको सुनते हैं, फिर आगे रुकावट के लिए खेत। शुद्ध भारतीय हूँ ना, तो जब तक दूरदर्शन पर आना जाए रुकावट के लिए खेद है। प्रसारण पूरा नहीं होता। जी सर। हाँ मैडम नमस्ते। मैं नीदरलैंड्स में 8 साल से हूँ और पहली जो हम लोगों की सरहदों के पार कविता गोष्ठी हुई थी, हम में पहली बार मिले थे। जी ये जो मैंने पोएम लिखी है ये दंगों के ऊपर है। क्या होता है दंगों में, तो उसके ऊपर है। खासकर दंगे होते रहते हैं इंडिया में। तो ये कतरा कतरा करके प्यार और मोहब्बत को, कतरा करके प्यार और मोहब्बत को कत्ल करके खो गए भीड़ में जालिम वो। जहाँ बगीचे में फूल ही फूल थे, जहाँ बगीचे में फूल ही फूल थे, रह गए बस एक जला फूल और कांटे दो। वाह। शाम का वक्त था और नमाज पढ़ी जा रही थी। पड़ोस से आ रही थी आवाजें, माता रानी की जय हो। तभी मच उठा शोर,
किसी को न जो समझ में आया, वो मौत के सौदागर आए और खा गए अमन चैन को। राम रहीम का नाम साथ जहां लेते थे सब लोग, राम रहीम का नाम साथ जहां लेते थे सब लोग, अब मचा तो कोहराम और मौत का लगा था भोग, और मौत का लगा था भोग। जहां बच्चे खेलते थे और गूंजती थी मधुर किलकारियां, वहां कट रहे थे नर और लूटी जा रही थी नारियां। ये सब हुआ अचानक था, किसी ने ना सोचा न था। हुआ मौत का तांडव जो अब तक किसी ने देखा न था। देखे जिन्होंने अच्छे बुरे समय एक साथ थे, किसी को भी अपने अलावा और किसी का होश न था। जान सभी को अपनी होती है सदा प्यारी, जान सभी को होती है अपनी सदा प्यारी। यही सोचकर हुई थी खौफनाक खेल की तैयारी। हुआ ये सब धर्म और समाज के नाम पे था, मुद्दे रहित राजनीति में एक सुनहरा आयाम था। जब खत्म हुई तो खून की होली और कट गई वो रात, बहा खून पड़ गया था काला और सुन्न थे सारे जज्बात। अब कभी पहले सा माहौल न होगा प्यार और शांति का वहां, मेरा देश भारत जहां दंगे फसाद मामूली बात है। यहाँ गंदी राजनीति और अशिक्षित जनता का उठाया जाता है लाभ, भ्रष्टाचार आतंक अत्याचार जैसे बढ़ रहे हैं पाप। आओ सबक सिखाएं मिलके इन मौत के सौदागरों को, ये ना हो कि देश में हर जगह कांटे ही कांटे हो, ये ना हो कि देश में हर जगह कांटे ही कांटे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। वास्तव में सोचनीय है ये सब, लेकिन पहले ही दिल्ली में कुछ सब धर्म है, ऊपर मानव धर्म खो गया है। जिस दिन वो आ जाएगा बस फिर शायद ये खौफनाक दृश्य बंद हो जाएगा। उम्मीद तो ऐसी की जानी चाहिए। खूबसूरत रचना। जी जी। अब मैं आमंत्रित करूं जी आशीष जी को। जी आशीष जी, स्वागत आपका। जी जी, थैंक यू थैंक यू। मैं पहले तो माफी चाहूंगा, मेरा ऑफिस का कॉल चल रहा था तो मैं किसी को सुन नहीं पाया, बट अच्छी बात ये हुई कि जब ज्वाइन किया तो राजीव जी ने शुरू ही किया था। तो मेरा सौभाग्य कुछ तो सुन ही पाया। तो मैंने अभी जो भी आजकल लिख रहा हूँ वो तो मैं शेयर करता ही हूँ ग्रुप पे, पर एक मैंने लिखी थी थोड़ा समय पहले, उसका शीर्षक था तुम भी तो कुछ सुनाओ ना। तो आई थिंक अभी हम सब सुना रहे हैं तो उसी पे ही कुछ कहता हूँ। है वो लहरें, वो समंदर, वो उनकी कहानी, वो दूर खड़ी किश्ती कहे अपनी जुबानी। ना गम है ना नमी था जो तेरी बातों में, ना गम है ना कमी, ना गम है ना नमी था जो बातों में तेरी। मैं आज भी खोया हूँ हसीन यादों में तेरी। मेरी यादों में सनम तुम भी आओ ना, कुछ पल ही सही पर तुम भी तो कुछ सुनाओ ना। वो पेड़ वो पत्ते वो फूलों के गुलदस्ते, वो ओस की बूंदें वो गाते हुए रस्ते। ना भाता मुझे अब ये सुर और ये ताल, मैं आज भी गाता हूँ जब भी आए तेरा ख्याल। मेरे ख्यालों में सनम तुम भी तो आओ ना, कुछ पल ही सही पर तुम भी तो कुछ सुनाओ ना। वाह वाह। वो बादल वो हवाएं वो काली घटाएं, वो बादल वो हवाएं वो काली घटाएं, वो उड़ते हुए पंछी तेरी बातें बताएं। ना सुनना मुझे कुछ भी उनका कहा, मैं तो तेरा ही हूँ दिल भी तेरा ही था। मेरे दिल में सनम तुम भी तो आओ ना, कुछ पल ही सही पर तुम भी तो कुछ सुनाओ ना। धन्यवाद। तो जरा बीवी को भी बताओ ना। तो बीवी साथ में ही बैठी है, सुन रही है वो। बहुत खूबसूरत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुनंद जी। सुनंद शर्मा। अभिनंदन। हाँ जी, क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ममता जी को, जिनसे मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर और उन्होंने मुझे ऐड किया। मैं उनसे पर्सनली मिल भी चुका हूँ, शिव जी से भी मिल चुका हूँ, बट बाकी अन्य लोगों से मिलने का भी तक मुझे सौभाग्य नहीं मिला है। तो मैं पक्का आप सभी से मिलूंगा एक ना एक दिन तो। और अभी मुझे यहाँ पर
यहाँ पर अभी मुझे नीदरलैंड में 1 साल हो गया है। मैं 7 अप्रैल को आया था, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे। अभी मैं यहाँ पर अकेला हूँ। मेरी वाइफ और मेरा जो बच्चा है रुद्राक्ष, वो अभी बेंगलोर भी हैं। तो अभी आप सोच सकते हैं कि मैं मतलब कितना मतलब जो भी मैं फील कर रहा हूँ, बिल्कुल जो भी मैं मेरा अंदर से वो मैंने लिखा है। शक्ल पे दिख रही है खुशी। मेरी जो मेरी तो जो मेरी खुशी है वो मैंने कुछ महसूस कर रहे हैं। तो वो जो भी मेरी खुशी है वो मैंने लिख दिया है, और बस लिख ही दिया है बस मैंने। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। तो इसका शीर्षक है आज भी। मैं शुरू करता हूँ। तो इसका शीर्षक है आज भी। आ भी जाओ, ना इतना तरसाओ, आ भी जाओ। आज भी तुम्हारे कान का वो फूल वाला बूंदा, आज भी तुम्हारे कान का वो फूल वाला बूंदा मेरी दराज के कोने में सुबकता तुम्हें याद करता है। आज भी तुम्हारे बदन के इत्र में डूबी हुई वो लाल रेशमी चादर की सलवटें कराहती हुई तुम्हें याद करती हैं। आज भी तुम्हारे नूर में भीगा हुआ वो सफेद रुमाल, आज भी तुम्हारे नूर में भीगा हुआ वो सफेद रुमाल जिस पर अक्स है तुम्हारे गुलाबी सुर्ख होठों का, शिद्दत से तुम्हें याद करता है। आज भी तुम्हारे हाथ से, आज भी तुम्हारे हाथ से शीशे के कोने में लगी वो छोटी सी लाल बिंदिया। मोस्टली लड़कियां लोग क्या करती हैं, जब वो सामने बिंदिया होती है तो अपनी बिंदियां दिखा के तो कोने में चिपका देती हैं। तो वहां से लिया मैंने कि आज भी तुम्हारे हाथ से करते समय करना पड़ता है। शौक नहीं है किसी को। तो आज भी तुम्हारे हाथ से शीशे के कोने में लगी वो छोटी सी लाल बिंदिया शब से शहर, शहर से सब सकती है तुम्हें याद करती है। मतलब रात से दिन, दिन से रात तुम्हें याद करती है। आज भी तुम्हारी कलाई से शिकस्ता वो इंद्रधनुषी चूड़ियां, शिकस्ता मतलब टूटी हुई, अफसुर्दा हो इंतजार करती हैं तुम्हें याद करती हैं। मतलब आज भी वो उदास हैं, तुम्हारा वेट कर रही हैं, इंतजार करती हैं। सो आ भी जाओ, अब ना इतना तड़फाओ, ना इतना तरसाओ, आ भी जाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनंद, तुम तो इस काव्य गोष्ठी के अक्षय कुमार हो गए। वो गाना है ना, ये बिजली का बिल तेरा हो गया। और यही चेक करना, बस यही बता दो लिखी किसके लिए है। वही मैं भी पूछना चाह रहा। सुनंद बड़ी हिम्मत से सुना दी। बीवी तो है नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। तो इतनी होती, यहाँ होती तो पता चलता किसके लिए लिखी है। अब बीवी किसकी चिपकाई है। अच्छा, आयरनी क्या है मेरी कि मेरी बीवी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। तो मेरा सारा लिखना वेस्ट हो जाता है। तभी लिख पा रहे हैं। सही सलामत बचे हुए लिखते जिस तरह से हो, तो शक पहले होता, बाकी चीजें बाद में। इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि पता ही नहीं चले। ना चले। अच्छा, एक और हम भी ऐसे ही लिखते हैं, अंतर्द्वंद पे लिखते हैं ना, इस पे लिखने की जरूरत नहीं है। पता है जो कहना चाहते हैं, आप समझिए क्या समझ रहे हैं। एक और मैंने छोटा सा कुछ लिखा है, मतलब मैं उसको कविता नहीं बोल सकता, पता नहीं, बट मैंने ऐसे कुछ लिखा है फिर से। तो ये खतों के ऊपर ही है, वो चंद खत जैसे मैडम जी बोल के गई थी, ममता जी। तो ये लिखा है मैंने कि ये पोएम तो नहीं है, बट ऐसे कुछ लिखा है कि दिवाली की सफाई करते हुए मिला वो टीन का मुड़ा तोड़ा जंग लगा संदूक। सो दिवाली की सफाई करते हुए मिला वो टीन का मुड़ा तोड़ा जंग लगा संदूक, जिसकी जरूरत सदियों से नहीं थी किसी को। सो हाथ की उंगलियां थरथरा रही थी, कांप रही थी कुंडी को खोलते वक्त। अंदर देखा तो थे पीली चादर में लपटे, जब पुराने हो जाते हैं जो खत होते हैं तो उन पे हल्का सा येलोइश पना आ जाता है। तो अंदर देखा तो थे पीली चादर में लपटे सीलन की महक में सरोवर, वाबस्ता थे जिसमें कई असरार, असरार मतलब रहस्य, वो चंद खत। तब आप ओपन करोगे उसमें एक अलग सी महक आती है ना उन खतों में, पुराने जो हो चुके होते हैं, येलो ओपन आ जाता है उनके ऊपर। तो चिपक गए थे एक
चिपक गए थे एक दूसरे में ऐसे जैसे हम बिस्तर हों। इतने क्लोजली हो जाते हैं वो दूसरे एक दूसरे में, एकदम गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो चिपक गए थे एक दूसरे में ऐसे जैसे हम बिस्तर हों, ये खत वस्ल की रात के शायद गवाह थे। तो जब प्रेम और प्रेमिका मिलते हैं उसको बोलते हैं वस्ल की रात। तो ये लिखा है कि चिपक गए थे एक दूसरे में ऐसे जैसे हम बिस्तर हों, ये खत वस्ल की रात के शायद गवाह थे, और इतनी नजाकत के साथ उस एक खत को पकड़ा मैंने। इतने फ्रेगाइल हो जाते हैं वो पुराने खत कि इतनी नजाकत के साथ उस एक खत को पकड़ा मैंने जैसे पकड़ी थी कलाई तुम्हारी पहली बार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। तो उसका उसके साथ कंपैरिजन किया है कि जो डरते हुए पहली बार किसी की कलाई पकड़ते हैं, इतना आपके हाथ कब कपाते हैं, तो उतनी नजाकत के साथ मैंने उन खतों को पकड़ा था। उसके बाद लिखा है कि अल्फाज कुछ मिट गए थे। जब पुराने हो जाते खत तो धुंधले पड़ जाते हैं, उनकी जो लिखावट होती है। तो अल्फाज कुछ मिट गए थे या लुका छुपी कर रहे थे मेरे साथ, पर उन बेचारों को क्या पता तुम्हारी सुनहरी लिखावट गुदी हुई है मेरे रूह की तख्ती पर। उन बेचारों को क्या पता तुम्हारी सुनहरी लिखावट गुदी हुई है मेरी रूह की तख्ती पर, और सफ़े के सीधी तरफ नीचे में कोने में एक फूल उकेरा था तुमने। जैसे लड़कियां कई बार कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, नीचे कोई ना कोई फूल पत्तियां डिजाइन क्रिएट करती रहती हैं कोने में। तो उसमें लिखा है कि सफ़े के सीधी तरफ नीचे कोने में एक फूल उकेरा था शायद तुमने, आज भी जिसकी खुशबू सांसों में घुल मिल जाती है मेरे। क्या करूं इन खतों का मैं, क्या करूं इन खतों का मैं, फातिया पढ़ते वक्त चढ़ा देना कब्र पर मेरी गुलाबों के गुलदस्ते की तरह, या जब मैं या खुद ही मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो नहीं हो गए आप। यादों में चले गए, पास्ट में चला गया पास्ट। आप लिखिए और मीना तो लास्ट लाइन ऐसी है कि क्या करूं उन खतों का मैं, क्या करूं उन खतों का मैं, फातिया पढ़ते वक्त चढ़ा देना कब्र पर मेरी गुलाबों के गुलदस्ते की तरह, या सुहा कर देना प्रचंड अग्नि के हवन कुंड में ये चंद खत वो तुम्हारे चंद खत। तो बस अब आप समझ लीजिए मेरी पीड़ाओं को। जी जी जी। भावों में बड़े बहकर तुमने जला रहे हो। अभिषेक जी सही कह रहे थे। ये इंद्रेश जी किसी भी एंगल से ये पीड़ा लग रही है। पीड़ा बस यही है कि पकड़े न जाए कहीं। दीदी को समझ नहीं कविता को, इनकी बीवी से मिलकर समझ लीजिए आप लोग समझदार हैं, बाकी के आप लोग सब समझदार हैं, आप समझ लीजिए कहाँ की पीड़ा कहाँ निकल रही है। जी ये पोएम हम दोबारा सुनना चाहेंगे जब आपकी बीवी साथ में होगी। दोनों की दोनों। तो गोष्ठी के सभी प्रतिभागी, मैं अपने आप को अंतिम प्रतिभागी नहीं कहूंगी क्योंकि अभी तो बहुत कहने और सुनने वाले आएंगे, बहुत कहने वाले और सुनने वाले। लेकिन मैंने भी कभी ये कविता एक लिखी थी बहुत पहले, ना कहीं छपी, ना विद्यालय की पत्रिका में छपवाई, ना कहीं पढ़ी, और आज जब लगा कि ये गोष्ठी है तो पहली बार ये बाय चांस मैं उठा लाई थी अपनी फाइल में। और चूंकि अब मैं यहाँ मंच पर आ रही हूँ कविता सुनाने के लिए, तो मैं हेमवत्स और भारत उत्तर प्रदेश से हूँ। 16 फरवरी को यहाँ नीदरलैंड में आई हूँ। 1.5 महीने के करीब हुआ है मुझे आए हुए। 22 वर्ष अध्यापन शिक्षण के उस क्षेत्र में से निकलकर यहाँ बचपन में पापा से सुनती थी वसुधैव कुटुंबकम, तो मन हुआ देखूं और परिवार कहाँ है मेरा। तो फिर मैंने अपना वहां से शिक्षण छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी कविता मैं, मेरी कविता मैं। और कवित्री नहीं हूँ, बस मन का भाव है जो लिखा। मैं कौन थी क्या हो गई, मैं कौन थी क्या हो गई,
और क्या बनूंगी अभी, क्या मुझे कोई संवारेगा। मैं कौन थी क्या हो गई, और क्या बनूंगी अभी, क्या कोई मुझे संवारेगा। थोड़ा दो तरफ से है ये। अपने अस्तित्व को खो देने के डर से, देखती नहीं दर्पण अब कभी, निस्तब्ध सी रह जाती हूँ, निस्तब्ध सी रह जाती हूँ, इसलिए नहीं देखती दर्पण, क्योंकि स्मृति पटल पर अब भी कुछ दृष्टिगोचर सा होता है। हाँ, मैं तो गृह स्वामिनी थी, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाली, अपनी उदारता और विशाल हृदया और माधुर्य पर गर्व था। किंतु आज विशाल विश्व के आंगन में एकाकी में पूर्णतया आहत विक्षत। हाँ, अपनों ने ही छल किया, प्रसाद की कामायनी का नारी तत्व, गुप्त की भारती की पीड़ा मेरे द्वारा ही बखानी गई। तभी तो मैं अमराई थी, इठलाई थी, लेकिन उनकी यह छवि आज धुंधली सी दिखती है।